नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स हो, चाहे जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्जाम का सबसे बेस्ट मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही एक बेस्ट मटेरियल देखने वाले हैं, टॉप 50 एमसीक्यूज। जी हाँ, जनवरी से लेकर जून 2022 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यूज का ये सेकंड पार्ट है। यह सेकंड पार्ट है, इससे पहले भी मैं एक पार्ट दे चुका हूं, तो अगर उसको नहीं देखा है आपने तो जरूर से जरूर देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये है हमारा पेड ग्रुप का लिंक, यहां से जुड़ सकते हैं आप। विभिन्न नंबर्स दिए हुए हैं, यहां पर कॉल कीजिए और हमारे पेड सर्विसेज का लाभ जरूर उठाइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देर न करते हुए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में आपको गलत कथन चुनना है निम्नलिखित में से। तो पहला है कि यह जो है 7वां संस्करण है एनआईआरएफ का। दूसरा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर है, टॉप पर है। और तीसरा है संस्थानों का जो मूल्यांकन किया जा रहा है वह 6 पैरामीटर्स यानी कि 6 मापदंडों पर किया जा रहा है इवेलुएट उनको। और लास्ट है कि उपरोक्त सभी सही है, मतलब कि सारे जितने भी कथन दिए गए हैं वो सारे सही हैं। तो आपको अब सही आंसर बताना है। चलिए देख लेते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल पैरामीटर्स कितने दिख रहे हैं? 5 पैरामीटर्स दिख रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 6 पैरामीटर्स की बात की गई है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सी जो ऑप्शन है आपका वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पैरामीटर्स कितने हैं? 5 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स है और उनका मार्क्स कितना है? मार्क्स सबका 100 है, देख सकते हैं। और वेटेज कितना है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो वेटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर्स याद रखिए। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और उसके बाद है परसेप्शन। ठीक है, और यह जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया जा रहा है 2015 से। एनआईआरएफ याद रखिएगा, नवंबर 2015 से यह जारी किया जा रहा है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो टॉप किया है इस बार यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। ठीक है, और यह 7 सालों से लगातार जो है कंसेक्यूटिवली यह टॉप करता आ रहा है। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है वह फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखे हुए है ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक है ओवरऑल कैटेगरी, एक है यूनिवर्सिटीज कैटेगरी। ठीक है, और ये जो है 4 साल से लगातार अपना ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है वो अपना टॉप पोजीशन बनाए रखे हुए है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है वो लगातार 7 सालों से टॉप पोजीशन पर है, यह भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं को सशक्त और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में किस नाम से एक शुभंकर लॉन्च किया है? इन ऑर्डर टू एम्पावर एंड मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ राइट्स, The Department of Consumer Affairs has recently launched a mascot by which name? तो मैस्कॉट का नाम क्या है? ज्योति है, ज्योत्सना है, जागृति है या जिज्ञासा है? सारे नाम तो बहुत अच्छे हैं लड़कियों के, लेकिन यहां पर जो आपका है वो है जागृति। जागृति याद रखिएगा, जागृति जो है वो शुभंकर है, उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसके बारे में देखें तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, एम्पावर करना वो इसका उद्देश्य है। और उनमें जो है अवेयरनेस लाना, अवेयरनेस क्रिएट करना उनके राइट्स के प्रति, यही इसका उद्देश्य है। और जागृति को लॉन्च किया गया है, जागृति शुभंकर को। ठीक है, और जागरूकता के लिए विषय क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान जो है, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हॉलमार्किंग जो होती है उसके बारे में, और फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है 1915, इसके बारे में जागरूक करना। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, मतलब कि बाट और माप का जो अधिनियम होता है उसका प्रावधान से उनको जागरूक करना, उसके बारे में जानकारी देना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं की टिप्पणियां इत्यादि
बताना, ठीक है। तो यही सब है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नाम से एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? Which city has been selected as the cultural and tourism capital of SCO for the year 2022-23? ठीक है, तो देख लेते हैं। मथुरा है, वाराणसी है, अयोध्या है या उज्जैन है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा वाराणसी। यहाँ पर SCO जो है इसका मुख्यालय कहाँ है ये जरा बताइएगा मुझे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जरा कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखें तो SCO जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक नया रोटेशन इनिशिएटिव निकाला है, ठीक है। इसके तहत सांस्कृतिक विरासत वाले जितने भी शहर हैं सदस्य राष्ट्रों के, उनको हर एक साल अलग अलग शहर को पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा। और वाराणसी जो है इस प्रकार से नामित पहला शहर बन गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 15 से 16 सितंबर 2022 तक समरकंद उज्बेकिस्तान में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और भारत जो है वो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी संभालेगा। तो याद रखिएगा SCO का नया शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? समरकंद उज्बेकिस्तान में होगा सितंबर 2022 में, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल गया। SCO का गठन जो हुआ था वो 15 जून 2001 को हुआ था, ठीक है, फॉर्मेशन इसका। और SCO के मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस है, इंडिया है और पाकिस्तान है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 9 जून 2017 को सदस्यता मिली थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए SCO के बारे में। और मुख्यालय कहाँ है? जानबूझ करके मैंने नहीं लिखा है, आपको कमेंट में बताना है SCO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए आगे देख लेते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी घूमने के लिए 50 असाधारण स्थानों की सूची में भारत के कौन सा शहर शामिल है? Which cities from India featured in the list of world's 50 greatest places of 2022 released by टाइम मैगजीन? किसके द्वारा जारी किया गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और कौन कौन सा शहर है? ऑप्शन है अहमदाबाद बेंगलुरु, अहमदाबाद केरल, केरल और बेंगलुरु और काशी और केरल। आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद और केरल, ठीक है। इसमें दोनों को टैग दिया गया, अलग अलग टैग दिया गया है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं टैग क्या है। सबसे पहले तो केरल को इसलिए चुना गया है क्योंकि समुद्र तटों और बैक वाटर के लिए यह प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को क्यों चुना गया है? तो साबरमती रिवर फ्रंट हो गया, गांधी आश्रम है, इन सब के लिए ये फेमस है। और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का इसको कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सांस्कृतिक पर्यटन का मक्का किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। और अहमदाबाद जो है वो भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर भी है, तो यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा केरल को टैग दिया गया है इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का, और अहमदाबाद को उच्च शिक्षा के शहर यानी कि सिटी ऑफ हायर लर्निंग के रूप में टैग किया गया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? जरा बताइए, क्वेश्चन देख करके बताना चाहिए ना। क्वेश्चन आप भूल गए क्या? टाइम मैगजीन के द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया था? टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक फोरम ने जारी किया है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब इसके बारे में कौन सा कथन गलत है ये चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका, रिपोर्ट में भारत का स्थान 146 देशों में कितना है? 135वां है। उसके बाद है आइसलैंड इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। शीर्ष 10 में से 6 स्थान एशियाई देशों ने हासिल किए हैं, और डी है कि बी और सी दोनों असत्य है। अब इसमें ये जो है आपका गलत है, एशियाई देशों ने हासिल नहीं किए हैं, यूरोपीय देशों ने हासिल किए हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने 10 में से 6 स्थान जो है वो हासिल किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बारे में जरा सा देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो 4 प्रमुख आयामों मतलब कि टोटल 4 इसके बेंचमार्क्स हैं जिन पर यह आधारित है। और कौन कौन से बेंचमार्क है? तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, उसके बाद है आपका शैक्षणिक प्राप्ति, उसके बाद है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक अधिकारिता, ठीक है। तो ये 4 बेंचमार्क है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये 4 इसके स्तंभ हैं, ठीक है।
और उसके बाद देखते हैं तो वर्तमान स्थिति और लिंग समानता के विकास को यह बेंचमार्क बनाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। 2022 में यदि देखें तो 146 देशों में भारत जो है वो 135वें स्थान पर है। स्कोर है भारत का 0.629, ये आपको याद रखना है। 2021 में भारत का स्कोर 0.625 था और 156 देशों में 140वें स्थान पर था भारत। ठीक है, आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है वर्ल्ड भर में, और उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। और जैसा मैंने बताया कि 10 में से 6 स्थान जो है वो यूरोपीय देशों को मिले हैं। उनमें कौन कौन है? आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, आयरलैंड है और जर्मनी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान में किया है? सबसे पहला तो यही हो गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। दूसरा, उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया। तीसरा, तिहान क्या है? तो ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा है। ठीक है, और उसके बाद तब क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने 4-5 पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो इस संबंध में। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद, आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद हो जाएगा। तिहान को कहां लॉन्च किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, उद्घाटन तो आपको बता दिया मैंने कि किसने किया। 130 करोड़ रुपए इसके मतलब इसमें लागत आया है, यह भी आपको याद रखना है। आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। तिहान का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान सुविधा प्रदान करने हेतु अगली पीढ़ी के स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक को इसमें दर्शाया गया है। स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी रिसर्च फैसिलिटीज बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड R&D लेबोरेटरीज लोकली एंड ग्लोबली। तो ये है तिहान का उद्देश्य जो है, किस लिए बनाया गया है, ये मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च मिशन वात्सल्य के संबंध में असत्य कथन चुने। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, मिशन वात्सल्य क्यों लॉन्च किया गया है? तो बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड ये करेगा। अब कथन दिए गए हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। दूसरा है मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव करेंगे। और तीसरा है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए फंड केंद्र तथा राज्य शासित प्रदेशों के बीच में कितने 50-50 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो मतलब फंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, वो 50-50 में किया जाएगा। और लास्ट है कि बोथ ए एंड बी। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका फंड है ना वो 60:50, मतलब केंद्र 60:40 के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, 50-50 नहीं है, 60-40 है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है वो आपका असत्य है। ठीक, चलिए तो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मिशन वात्सल्य परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ये जो मैंने बताया 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा फंड को। ठीक है, और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जो फंड होगा वो 90:10 के अनुपात में होगा। मतलब सेंटर इज टू स्टेट देख ले या फिर यूटी देख ले तो ये कितना हो जाएगा? 90 सेंटर का हो जाएगा और 10 हो जाएगा किसका? यूटीज का या फिर स्टेट्स का हो जाएगा। कौन सा स्टेट्स? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि स्टार्टअप पर जानकारी इकट्ठा करने और इसके लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसने की है? Who has launched the Startup School India initiative with the objective of gathering information on startups and creating a systematic curriculum for it? Google, Facebook, Tesla, Microsoft। कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गूगल की यह पहल है। ठीक है, याद रखिएगा, छोटे शहरों के स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए गूगल की खास पहल है। वित्त प्रौद्योगिकी, कारोबार से कारोबार यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और कारोबार से उपभोक्ता ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। ठीक है, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के अलावा जॉब सर्च से जुड़े स्टार्टअप इसमें शामिल होंगे। तो कौन कौन से स्टार्टअप शामिल होंगे ये मैंने बताया। उसके बाद भारत में इस समय करीब 70,000 स्टार्टअप्स मौजूद हैं और दुनिया में स्टार्टअप्स का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्थान स्टार्टअप्स के मामले में कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, और नकदी का कुप्रबंधन, मांग के आकलन में गड़बड़ी, निष्प्रभावी फीडबैक, नेतृत्व का अभाव, इन सब के कारण 90% जो स्टार्टअप है वो शुरुआत के 5 सालों में ही नाकाम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो मिस मैनेजमेंट इसका कारण है। उसके अलावा मिस मैनेजमेंट ऑफ डिमांड है, इनइफेक्टिव फीडबैक है और लैक ऑफ लीडरशिप है। ठीक है, तो ये सब कारण है जिससे स्टार्टअप जो है 90% वो 5 साल के अंदर ही
बंद हो जाते हैं या फिर विफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा हर्मिट। हर्मिट जो है वो लगातार न्यूज में रहा है, तो क्या है यह, व्हाट इज हर्मिट। ठीक है, तो यह स्पेस एक्स का नया उपग्रह है या नया स्पाईवेयर है, हवा पर मार करने वाला मिसाइल है या नई पर्यटन पहल है। आंसर क्या हो जाएगा, नया ये स्पाईवेयर है, मतलब जासूसी जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो है। ठीक है, एक जासूसी स्पाईवेयर है और इसने क्या किया, इटली और कजाकिस्तान में एंड्रॉयड डिवाइस के साथ साथ आईफोन्स को भी टारगेट किया। पहले जो होते थे वो एंड्रॉयड डिवाइसेस को टारगेट किया करते थे, लेकिन इसने आईफोन्स को भी टारगेट किया। और कहां कहां, इटली और कजाकिस्तान में, याद रखिएगा। और इसे क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुक आउट ने खोजा है। लुक आउट ने यह पता लगाया कि यह हर्मिट जो है वो एंड्रॉयड फोन्स और आईफोन्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, हर्मिट स्पाईवेयर जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ कॉल लॉग, संदेश, फोटो, ईमेल एकत्र करने के लिए विभिन्न मॉड्यूल का उपयोग करता है। जैसे बाकी सब स्पाईवेयर्स करते हैं वैसे ही ये भी करता है। आपके कॉल लॉग्स, मैसेजेस, फोटोज, ईमेल्स, ये सब को वो देख सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के फोन जो है याद रखिएगा किस राज्य का अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। तो सबसे पहले तो के फोन पूछा जा सकता है, के फोन क्या है, तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, किस राज्य का है वो ऑप्शन में देखेंगे। और दूरसंचार विभाग के द्वारा आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने की बात इसको की गई है। मतलब विच स्टेट हैज इट्स ऑन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन टू विच द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ग्रांटेड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस फॉर एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यह कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कहाँ का है, कर्नाटक। ये के से कर्नाटक भी होता है, के से केरला होता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो है आपका केरला का है। ठीक है, तो के फॉन केरला, याद रखिएगा के फॉन केरला। ठीक, केरल जो है एकमात्र राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा होगी। और सभी सेवा प्रदाताओं के लिए सभी जितने भी आपके कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन हाईवे है, ठीक है, ये सब के लिए सूचना राजमार्ग यहाँ पर बनाया जाएगा केरल में। ठीक है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा ये सबसे पहले तो के फोन जो है। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगा, सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल इत्यादि सबको इससे जोड़ा जाएगा। और यह क्या होगा, सुरक्षित होगा, भरोसेमंद होगा और स्केलेबल इंटरनेट प्रदान करेगा सभी जितने भी संस्थान हैं उन सभी को। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध होगी। के फोन विल क्रिएट अ कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हाईवे, जिसको कहा जाता है for all service providers and provide secure, reliable and scalable internet to connect all government offices, जो कि होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या फिर हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा जो भी हो। ठीक है, और फ्री इंटरनेट सर्विस तो प्रोवाइड की जाएगी गरीब परिवारों को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वां परिसर का उद्घाटन पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा किया है। ठीक है, तो यह देखना है हमको पंचकुला हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यह जो है पंचकुला में किया गया है, 17वां परिसर है, यह आपको याद रखना है निफ्ट का। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया, पीयूष गोयल ने किया। छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा परिसर है, मतलब कौन से नंबर का ये निफ्ट है, और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है किसने उद्घाटन किया। छोटे मोटे एग्जाम से पूछा जा सकता है। और कहाँ किया गया, तो पंचकुला हरियाणा में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये वही दिया हुआ है। मनोहर लाल खट्टर भी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी उपस्थित थे इसमें। संस्थान का जो 20% सीट होगा वो हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित होगा। और तत्कालीन कपड़ा मंत्री जो थी स्मृति ईरानी, उन्होंने 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। लागत इसका कितना है, 133.16 करोड़ रुपए है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नोडल मंत्रालय बराबर यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है, ये जो है आपका 15 अगस्त तक 15 अगस्त को विभिन्न जितने भी आम नागरिक हैं वो अपने अपने घरों में तिरंगा फहराए, इसके लिए यह अभियान है हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय किसको बनाया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान है और अपने अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया गया है। और ये आपको याद रखना जरूरी है, ये पॉलिटी का पार्ट है, 3 पार्ट मैंने पॉलिटी से लिया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है। डायरेक्शन किससे मिलता है, भारतीय ध्वज संहिता, नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के द्वारा। ठीक है, और यह जो है कब फोर्स में आया था,
तो 26 जनवरी 2002 से ये लागू हो गया था भारतीय ध्वज संहिता। याद रखिएगा 2002 याद रखिएगा, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है हमारे नेशनल फ्लैग का? 3:2 होता है, ठीक है। और नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था ये जरूर आप कमेंट में बताइएगा, नाम उनका नाम बताइएगा जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे की शुरुआत 2023 में हो जाएगी और इसका नाम क्या है? ठीक है, तो मथुरा, अयोध्या, द्वारका या उज्जैन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे विल बी स्टार्टेड इन 2023। नाम क्या है? मथुरा, अयोध्या, द्वारका या उज्जैन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आपका द्वारका, द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे इसका नाम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो कि स्वर्णी चतुर्भुज की दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई शाखा का हिस्सा है, ठीक है, उससे जाकर के जुड़ेगा। 16 लेन का एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है ये। कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है? 9,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है और 29 किलोमीटर टोटल लंबाई है। 19 किलोमीटर हरियाणा में होगा और 10 किलोमीटर ये दिल्ली में होगा। याद रखिएगा नाम क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां किया गया है? तो अनावरण किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस किसका मूर्ति है? तो यह है आपका स्वामी रामानुजाचार्य का मूर्ति है। तो 2-3 क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से ही बन जा रहा है ना। जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख या शिमला? आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर, श्रीनगर में किया गया है यह उद्घाटन, ठीक है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया, ठीक है, 7 जुलाई 2022 को किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। और यह जो है स्टैच्यू ऑफ पीस है। प्रतिमा जो है वो 4 फीट ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 4 फीट है और शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और लगभग 600 किलो इसका वजन है। और ये रामानुजाचार्य के बारे में देखें तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? 1017 में हुआ था, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में, तो ये याद रखिएगा। वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे ये। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामानुजाचार्य जो है वो 11वीं शताब्दी में ब्रह्म सूत्र पर लिखे गए ग्रंथ बोधायन वृत्ति नामक एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कश्मीर गए थे। कश्मीर क्यों गए थे यह मैंने आपको कारण बताया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसको हरा करके अपना 7वां विंबलडन खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? अब छोटे छोटे जो एग्जाम्स होंगे जैसे रेलवे एसएससी वगैरह में, उसमें क्या पूछेगा कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो आ जाएगा आपका सर्बिया से संबंधित है। और कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने जीता है? तो 21वां जीता है। और कौन से नंबर का विंबलडन खिताब है? तो 7वां है। तो ये 3 क्वेश्चन तो छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए ऊपर ही बन जाते हैं। और किसको हरा करके जीता है? तो राफेल नडाल, निक किर्गियोस, ओन्स जबूर और मैनुअल ओरेंटेस। आंसर क्या हो जाएगा? निक किर्गियोस। निक किर्गियोस को हरा करके उन्होंने जीता है फाइनल में, ठीक है। 4 सेटों में लगातार उनको हराया है। निक किर्गियोस कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया, ठीक है। और यदि हम लोग देखें महिला एकल का खिताब, ये तो पुरुष एकल का खिताब था, महिला एकल का खिताब जो है वो एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की है, उन्होंने जीता है। किसको हराकर? ओन्स जबूर को हरा करके, जो कि ट्यूनिसिया की है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये विंबलडन की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विंबलडन के बारे में देखें तो यह एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि विंबलडन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ऑल इंडियन लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला जाता है। तो विंबलडन के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खारची आदिवासी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज खारची ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या असम? आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा में यह मनाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का भी क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा के पूर्वी पहाड़ी इलाके में खैरपुर में खारची उत्सव की शुरुआत हाल ही में हुई है। और खारची उत्सव की उत्पत्ति जो है ओरिजिनेट कहां से होता है? हिंदुइज्म से होता है, हिंदू धर्म से होता है। खारची पूजा जो है हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है जो कि 7 दिन तक लगातार चलता रहता है। और देवताओं के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबे समय तक रहने वाले सीधी रेखा वाले डेरेचो तूफान से हाल ही में कौन सा देश प्रभावित हुआ है? विच कंट्री वाज रिसेंटली अफेक्टेड बाय द लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेट लाइन डेरेको स्टॉर्म? ठीक है, तो डेरेको स्टॉर्म के बारे में सबसे पहले पता चल गया कि यह सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरा क्या? लंबे समय तक रहता है। और क्या किसका नाम है डेरेचो? तो डेरेचो एक तूफान का नाम है। उसके बाद
कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना या जापान, तो यह संबंधित किससे है? अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका इससे प्रभावित तो होता है हर साल। ठीक है, मध्य और पूर्वी अमेरिका में विभिन्न हिस्सों में तेज बरसात और गरज के साथ डेरेचो तूफान आते हैं। और 2009 में जो सुपर डेरेचो तूफान आया था उसकी गति 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसको सुपर डेरेचो तूफान कहा गया। तूफान के दौरान बारिश की बूंदें जो होती हैं, वह बारिश की बूंद तो नीले रंग की होगी, और यह क्या करती है, नीले रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों के तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ्स को क्या करती है, यह क्या करती है, बिखेर देती है। ठीक है, स्प्लिट कर देती है। और इससे क्या होता है, नीला रंग दोपहर या शाम के वक्त आकाश का रंग कैसा रहता है, लाल रहता है या पीला रहता है, तो उस लाल या पीले रंग से मिल करके और किस रंग का बन जाता है, हरा रंग का बन जाता है, और आसमान जो है वो हरे रंग का दिखने लगता है। ठीक है, तो ब्लू और लाल और पीला दोनों को मिला करके क्या कौन सा कलर बन जाता है, हरा कलर का आसमान दिखता है। ठीक है, तो यह इसकी विशेषता है डेरेचो तूफान की। ठीक है, चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, ने क्या अनाउंस किया है कि मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, वो मानगढ़ पहाड़ी, जिसको कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक नामित करने की घोषणा की है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, कहां पर स्थित है ये आपका मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है, यह पूछा जा रहा है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो ये भील थे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, याद रखिएगा, भील राजस्थान में पाए जाते हैं, आदिवासी है। यह पहाड़ी गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित एक आदिवासी विद्रोह स्थल है, जहां 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर यह स्थित है। ब्रिटिश सेना के विरुद्ध सभा कर रहे आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 को गोलियां चलाई गई थी, और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, याद रखिएगा, गोविंद गुरु कम्युनिटी के एक लीडर जो है वो इनका नेतृत्व कर रहे थे। 1913 में यह घटना हुई थी, यह भी याद रखिएगा। और भील जो है वो भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। तो पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय या फिर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन है, तो वो भील। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में पाए जाते हैं। 6 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भाषा में प्रकाशित अग्रदूत समाचार पत्र के समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया? यह क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द अग्रदूत न्यूज़पेपर ग्रुप ऑन जुलाई 6, 2022 इन विच लैंग्वेज इट इज पब्लिश्ड? गुजराती, बंगाली, असमिया, भोजपुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? असामीज भाषा में यह प्रकाशित होता है। अग्रदूत की शुरुआत जो है वो असमिया भाषा में एक द्विसाप्ताहिक के रूप में हुई थी। ठीक है, मतलब 2 सप्ताह में एक बार यह जो है आपका आता है। ठीक है, इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनक सेन डेका का नाम याद रखिएगा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है असम से। ठीक है, वर्ष 1995 में दैनिक अग्रदूत का एक नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ। तो प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1995 में, याद रखिएगा। और यह असम की एक विश्वसनीय प्रभावशाली आवाज के तौर पर उभरा है तब से, 1995 से अब तक। एक ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया था, स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग। ठीक है, तो इसके बारे में यदि देखें तो इसका तीसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसका परिणाम किसके द्वारा जारी किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और रैंकिंग के प्रयोजन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 5 वर्गों में बांटा गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स और उभरते हुए स्टार्टअप। ठीक है, पारितंत्र। तो गुजरात और कर्नाटक जो है वो राज्यों के वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले माने गए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यों के वर्ग में सबसे बड़े राज्यों के वर्ग में गुजरात और कर्नाटक जो है वो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं। मेघालय जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों तथा पूर्वोत्तर राज्यों दोनों को यदि मिला दिया जाए, पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूटीज दोनों को मिला दिया जाए, तो मेघालय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रहे हैं। मतलब जो राज्य हैं उनके बीच केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तेलंगाना जो है वो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। जैसे मैंने यहाँ बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, इस तरीके से कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला तो गुजरात और कर्नाटक था, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो है वो है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर
यूटीज में मतलब यूनियन टेरिटरीज में और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला कौन रहा? जम्मू कश्मीर रहा। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन था? नॉर्थ ईस्टर्न और यूटीज में मेघालय था। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश को राज्यों के बीच लीडर्स वर्ग में विजेता घोषित किया गया है। देखिए तीसरा वर्ग आ गया लीडर्स वर्ग। इसमें कौन कौन है? असम है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को केंद्र शासित प्रदेशों तथा नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के बीच लीडर्स का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को राज्यों के बीच आकांक्षी लीडर्स घोषित किया गया है। तो हर एक कैटेगरी में कौन कौन सा राज्य अव्वल रहा है, शीर्ष पर रहा है, वो यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, आकांक्षी लीडर्स की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों तथा यूटीज में बात करें तो चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी और त्रिपुरा जो है वो इसमें आकांक्षी लीडर्स हैं। और यदि उभरते स्टार्टअप पारितंत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश एवं बिहार जो है वो राज्यों की श्रेणी में, और मिजोरम और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों तथा पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उभरते स्टार्टअप पारितंत्र रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, उभरते पारितंत्र का ये मतलब हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू, इस पर एक मूवी भी साउथ में बहुत अच्छी बन चुकी है, इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सबसे पहले तो ऊंचाई कितना है? 30 फीट है। किस मेटल से बना है? तो कांस्य से बना है। ठीक है, मतलब ब्रॉन्ज स्टैचू है, मेटल तो नहीं कहेंगे इसको, 2-3 मेटल से मिलकर के बनता है कांस्य। ठीक है, ये आपका कॉपर और टीन से मिलकर के बनता है कांस्य। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, कहां पर किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। तेलुगु मूवी है, आप लोग देखिएगा जरूर। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू उनका नाम है। ठीक है, और ये जो है आपका नागार्जुन की मूवी है, शायद मैंने देखी हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के साथ साथ रंपा क्रांति के 100 साल पूरा होने पर किया गया। तो रंपा क्रांति का 100 साल कब पूरा हुआ? 2022 में पूरा हुआ, यानी कि 2012 में यह रंपा क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी 1922 में यह हुई थी, सॉरी 2012 गलती से लिखा गया, 1922 में यह रंपा क्रांति हुई होगी, तभी 100 साल अभी पूरा हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 या 1898 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये 97 या 98 थोड़ा कंफ्यूजन है, और सबको कंफ्यूजन है, केवल मुझे नहीं है, सबको कंफ्यूजन है, तो याद रखिएगा। राजू जो है वो 18 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे और उन्होंने क्षेत्र के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ लाए और 1924 में उन्हें पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, मतलब कि मार भी दिया गया, फांसी चढ़ा भी दिया गया। ठीक है, 1924 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर कौन है? तो तनुजा नेसारी हैं। और इनको सम्मानित किसने किया है? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नेपाल, किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम की संसद ने किया है। कौन से पुरस्कार से? आयुर्वेद रत्न सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह, ठीक है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह ने यह पुरस्कार इनको दिया है। ठीक है, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंस, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा। ठीक है, यह सम्मान उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 2014 में यह जो आपका सर्वदलीय संसदीय समूह है, या 2014 में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीत के प्रसार के लिए स्थापित किया गया था, गठन इसका किया गया था इस समूह का। ठीक है, संसदीय समूह का, जिसने सम्मान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो योजना का नाम क्या है? नारी को नमन। और यह किसने शुरू किया? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। हिमाचल प्रदेश ने यह शुरू किया है, नारी को नमन, नारी को नमन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, याद रखिएगा, उन्होंने नारी को नमन कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है उनकी बसों में 50% किराए की में छूट दी जाएगी महिलाओं को। ठीक है,
और उसके अलावा क्या किया जाएगा, राइड विद प्राइड टैक्सी जो है उसमें भी महिला चालकों के 25 पद और विभिन्न जो आपके पद हैं, ये राइड विद प्राइड टैक्सी महिलाओं के लिए है, उसमें अलग अलग पद जो है उसमें महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नारी को नमन करके यह एक कार्यक्रम चलाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं, नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस किस सुरक्षा बल का अभियान है। तो ऑपरेशन नारकोस जो है वह किस सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया है, तो सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और बी और सी का संयुक्त अभियान। तो यह जो है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ जिसको कहते हैं, उसके यह योजना है। ठीक है, नारकोटिक्स सब्सटेंस जितने भी होते हैं, नार्कोस एक सीरीज भी है, नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी है नशे के कारोबार से संबंधित। ठीक है, तो नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एनडीपीएस के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नारकोस की शुरुआत की गई है। ठीक है, रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी जो होती है उसके खिलाफ यह 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान है, जून 2022 के महीने से प्रारंभ किया गया। अप्रैल 2019 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरपीएफ को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा कब से दिया गया है, अप्रैल 2019 से दिया गया है। 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल को अधिनियम के अनुसार भारत संघ का सशस्त्र बल का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आरपीएफ को जो है आपका आर्म्ड फोर्सेस का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 1985 में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रैंड हैकेथॉन 2022 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, इसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नाबार्ड के सहयोग से होस्ट कर रहा है। दूसरा है कि कृषि, यह 2 दिवसीय ग्रैंड हैकेथॉन है और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। तीसरा है कि इसको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एग्री ग्रांड चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकेथॉन। और चौथा है कि ए और सी दोनों। तो यह जो है 2 दिवसीय नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 डेज का है, 3 दिन तक यह चलेगा, इसलिए आंसर बी जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो वही 3 दिवसीय है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 दिवसीय है, और बाकी पहला जो कथन है वही यहाँ पर दिया हुआ है। मुंबई फोर्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यह तो आपको बता दिया, एग्री ग्रांड चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकेथॉन, जो कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को अपनाने की सहायता के लिए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। which will showcase innovations to add adoption of e-commerce in agriculture sector। ठीक है, और the ONDC NABARD Grand Hackathon will act as a springboard for startups to partner with ONDC and provide innovative solutions to some of most pressing challenges फेसिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब यह जो हैकेथॉन है वह ओएनडीसी के साथ साझेदारी करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करेगा और कृषि क्षेत्र की कुछ सबसे अहम जो चुनौतियां हैं उनके लिए नवाचार समाधान प्रदान करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया। तो सुरक्षा मंथन 2022 जो है वो क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन गया। तो सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर यह आयोजित किया गया। कहाँ, जैसलमेर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, राजकोट राजस्थान गुजरात और गांधीनगर गुजरात। कहाँ पर, तो यह जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया, किसका, सुरक्षा मंथन 2022 का। और चर्चा के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन संबंधी सामंजस्य और रसद से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। ड्यूरिंग द डिस्कशन एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल कोहेरेंस एंड लॉजिस्टिक्स वर डिस्कस्ड। ठीक है, सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता और संयुक्तता प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण कैलेंडर भी जारी किया गया। ज्वाइंट ट्रेनिंग कैलेंडर वाज आल्सो प्रिपेयर्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ इंटरएक्टिविटी एंड कनेक्टेडनेस अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेस। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जोधपुर राजस्थान में आयोजन हुआ, ये याद रखिएगा। कौन से राज्य में जल्द ही पक्षियों की अपनी लाल सूची, रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स होगी। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। आंसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। ठीक है, पहला राज्य होगा जिसका अपना लाल सूची होगा, रेड लिस्ट होगा। इस क्षेत्रीय रेड लिस्ट का मूल्यांकन केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया के नेतृत्व में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। केरल पक्षियों के
क्षेत्र में विशिष्ट लाल सूची वाला देश का पहला राज्य होगा, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैश्विक IUCN रेड लिस्ट के अनुसार केरल में पक्षियों की 64 संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज केरला में कितनी है? IUCN के हिसाब से 64 है, ठीक है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। रिम्पैक 22 अभ्यास के विषय में कौन सा गलत कथन है, यह चुनना है। पहला है कि 29 जून से 4 अगस्त तक हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में इसका आयोजन हुआ। दूसरा है कि वर्तमान संस्करण में 30 देश भाग ले रहे हैं। और तीसरा है कि इस बार की जो थीम थी वो है सक्षम अनुकूलन भागीदार, यानी कि कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें जो है 30 देश भाग नहीं ले रहे हैं, इसमें टोटल 27 देश ही भाग ले रहे हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। INS सतपुरा जो है वो इसमें भाग ले रहा है, जो कि आपका, और एक और है P-81 समुद्री गश्ती विमान, ठीक है। ये दोनों जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं रिम्पैक में 2022 में, ठीक है। और यह जो है आपका ये इसका जो हिंदी में नाम है वो है अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत के द्वैवार्षिक रिम, इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। बाई एनियल रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम्पैक का जो फुल फॉर्म है वो है रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक। पैसिफिक का मतलब यहाँ पर प्रशांत महासागर से है, पैसिफिक ओशियन से है। बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में कितने लोग भाग ले रहे हैं, कितने देश? 27 देश, जो जबकि ऑप्शन में कितना दिया हुआ था? 30 दिया हुआ था। और इसमें INS सतपुरा के बारे में देखें तो यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, जो हवा, सतह और पानी के नीचे विरोधियों को तलाशने और नष्ट करने के लिए सुरक्षित है। INS सतपुरा इज एन इंडिजिनसली designed and built 6,000 ton guided missile stealth frigate equipped to seek and destroy adversary in air, surface and underwater. The frontline unit of Eastern Fleet based in विशाखापत्तनम, याद रखिएगा विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी बेड़े की एक अग्रिम पंक्ति की इकाई है, ठीक है। तो पूर्वी बेड़े का अग्रिम पंक्ति का इकाई कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में स्थित है, यह याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो यह जो है मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील के ऊपर यह स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन गया। केबुल लामजाओ नृत्य करने वाले हिरन सांगई का अंतिम प्राकृतिक आवास है, ठीक है। इसको जो है आपका विलुप्त घोषित, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में यह जो है आपका मणिपुर में कुछ संख्या में पाया गया, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट में इनको लुप्त प्राय घोषित किया गया है। साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 में है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में है। कौन? सांगई, याद रखिएगा। सांगई को क्या कहा जाता है? नृत्य करने वाला हिरन कहा जाता है, डांसिंग डियर भी इसको कहा जाता है, सांगई हिरन को, ठीक है। चलिए, और कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। चलिए, प्रतिवर्ष किस दिन दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान, लोक सेवाओं या सेवकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता स्वरूप संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? लोक सेवा की एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर किसी भी स्टेट के PCS की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा की ही तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 23 जून, 23 जुलाई, 24 जून, 25 जुलाई। आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून। 23 जून को यह किया जाता है आयोजन, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। ओके, चलिए देख लेते हैं। घोषणा इसकी जो की गई थी 2002 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, 23 जून को ही की गई थी, इसीलिए 23 जून को मनाया जाता है। और 2003 से संयुक्त राष्ट्र जन सेवा पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी, यह याद रखिएगा। और वर्ष 2016 में सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के अनुसार इसको अपडेट किया गया, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और 2022 का जो विषय है वो क्या है? कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना, बिल्डिंग बेटर देन कोविड-19, डेवलपिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो यह जो है आपका थीम है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कहाँ की है? तो ऑपरेशन संकल्प कहां पर शुरू किया गया है? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ए और बी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, पर्शियन गल्फ में और ओमान की खाड़ी में, ठीक है। ये दोनों जगह पर यह शुरुआत किया गया ऑपरेशन संकल्प का, ठीक है। इसमें जो है भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार जो है वो ये दोनों जगह पर
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैयार है। लगातार तीसरे वर्ष भी जो है ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद हरमुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संचालन अभियान का कोड ऑपरेशन संकल्प के रूप में शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन संकल्प क्यों चालू किया गया था, तो यहाँ पर जो है आपका ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जितने भी जहाज थे उन पर लगातार हमला हो रहा था, उसी के मद्देनजर यह किया गया था। और कौन सा अपना तैनात कौन सा है, तो INS तलवार तैनात है, याद रखिएगा। हरमुज जल डमरू मध्य जो है, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वह किसको किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, मतलब कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, साथ में किससे, अरबियन सी से, अरब सागर से कनेक्ट करता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया। उन्मेष क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, और कहाँ आयोजन किया गया, देहरादून, शिमला, कश्मीर, मनाली। आंसर क्या हो जाएगा, शिमला। शिमला में इसका आयोजन किया गया, किसका, उन्मेष का। अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकादमी ने इसका आयोजन किया 16 से लेकर 18 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से। ठीक है, शिमला में। इसमें देखते हैं तो 15 देशों के 425 से ज्यादा लेखकों ने और बाकी लोगों ने भाग लिया, स्टेक होल्डर्स ने। ठीक है, और इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो है वह देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है, याद रखिएगा। उन्मेष जो है वह देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ई गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है। टॉप एमंग ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन द डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज। लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार। कौन सा है, जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, ई गवर्नेंस की डिलीवरी में टॉप पर है। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 NESDA 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में भारत के सभी केंद्र शासित राज्यों में सबसे ऊपर है। इसने सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए बचाने में सक्षम बना है। चूंकि ई गवर्नेंस चल रहा है तो वहां पर 200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग की पहल पर तैयार की गई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा तैयार की गई है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित बन गया। जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू हैव द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कहां से शुरू हुई। गांधीनगर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मथुरा। कहां से शुरू हुई है, कोयम्बटूर से शुरू हुई है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक शुरू हुई है। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल के तहत केंद्र सरकार की पहल है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे का ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसने भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त किया है, तो यह याद रखिएगा। ठीक, दक्षिण रेलवे। आगे देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की थी। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, संघाई सहयोग संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का मुख्यालय कहाँ है, जरा कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, 12 जून को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया जाता है। और थीम क्या था इस बार का, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। चलिए आगे देख लेते हैं, और कमेंट में जरूर लिखिएगा ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। अग्निवीर के प्रत्येक विशिष्ट बैच के कितने जवानों को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। हाउ मेनी पर्सनल फ्रॉम ईच एलिट बैच ऑफ अग्निवीर विल बी एनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। 20%, 30%, 25%, 35%। यह तो बहुत चर्चा में रहा है, आसान क्वेश्चन है, 25% हो जाएगा। 25% जो होंगे उन्हीं को परमानेंट पोजीशन दिया जाएगा।
बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा इंसेंटिव वगैरह दे करके, और इस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई है। ठीक है, तो यह एक आकर्षक भर्ती योजना है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और 4 साल का टोटल अवधि होगा काम करने का। ठीक है, और सेवा अधिनियम के तहत जो है इसको सभी बलों में नामांकित किया जाएगा, और इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू भी हो चुकी है। ठीक है, सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे ये लोग। ठीक है, जो अग्निवीर होंगे और किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11.71 लाख रुपए इनको सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी होगा। नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख, और 4 साल के बाद जो है 25% को नियमित किया जाएगा, और बाकी लोग जो है वो रिटायर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, और इसी कारण से बहुत ज्यादा बवाल है। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंड इंडो कॉर्पेट का 38वां संस्करण 2022 में कहां आयोजित हुआ? सबसे पहले तो 38वां संस्करण है, यह याद रखिए। भारत इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है, यह याद रखिए, इंडो कॉर्प। और कहाँ आयोजित हुआ? अंडमान सागर, अरब सागर, मलक्का जलडमरू ए और सी दोनों। तो ये जो है अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू, स्टेट ऑफ मलक्का, दोनों में आयोजित हुआ, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। 13 से 24 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा अंडमान सागर और मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में। ठीक है, और 13 से 15 जून तक पोर्ट ब्लेयर में इंडोनेशियाई नौसेना की इकाइयों के द्वारा ANC की यात्रा की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो होगा अंडमान सागर में एक समुद्री चरण होगा 23 से 24 जून 2022 तक। इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना इकाइयों की यात्रा भी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबांग इंडोनेशिया में भी यह इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, दोनों नौसेना 2002 से अपने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पेट का संचालन कर रही हैं। तो 2002 से यह जो है आपका इंडो कॉर्पेट चल रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, याद रखिएगा। चलिए, इंड से हो गया इंडिया और इंडो से हो गया इंडोनेशिया, याद रखना आसान भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण, सबसे पहले तो याद रखिएगा चौथा संस्करण आयोजित हुआ, और इसमें 52 स्वर्ण, 29 रजत और 46 कांस्य सहित 137 पदकों के साथ किसने इसको जीता है? तो हरियाणा ने इसको, सॉरी आंसर पहले ही बता दिया, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। तो हरियाणा ने इसको जीता है। कुल पदक कितना? 137, और यह जो है एक रिकॉर्ड है, हरियाणा ने इस बार एक रिकॉर्ड बनाया है। होस्ट भी जो था इसका वो भी हरियाणा ही था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कितना मिला है उसको? 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज। ठीक, यह एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र ने पिछली बार जीता था, इस बार हरियाणा जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण मेजबान हरियाणा ने मेजबान यानी कि होस्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पर तथा कर्नाटक जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था, और हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। पहला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर दूसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। उसके बाद है 5 मानकों के आधार पर इसको तैयार किया गया, और सी है कि बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य रहा। तो ये गलत है, गुजरात जो है वो शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य नहीं था, तो यही आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, गुजरात जो है वो शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य नहीं है। शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य जो है वो है आपका तमिलनाडु। और SFSI की शुरुआत कब हुई? 2018-19 में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू इंश्योर safe food for citizens, the Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya, released the 4th State Food Security Index (SFSI), और इसको प्रिपेयर किसने किया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो है मेजर किया जाता है स्टेट्स का परफॉर्मेंस 5 पैरामीटर्स पर इसको मापा जाता है। ठीक है, जो प्रदर्शन है उसको। छोटे राज्यों में जो है गोवा प्रथम स्थान पर रहा है, और उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसको? जम्मू कश्मीर को, याद रखिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर, नाम क्या है?
धरोहर। तो यह क्या है, पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि धरोहर क्या है। तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है, नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम है। नाम क्या है इसका, नाम क्या है, धरोहर। और यह जो है हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम। यह जो है आपका गोवा में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह जो है कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है, यह निश्चित तौर पर याद रखना है। अमृत महोत्सव सप्ताह में इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक। दो मंजिला ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। और वहीं पर जो है इसका ये उसी वो जो बिल्डिंग है, वो जो बिल्डिंग थी ब्लू बिल्डिंग, उसी में यह संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। और धरोहर जो है वो देश में अपनी तरह का एक अलग संग्रहालय है, जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क के द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं, इसकी विरासत, वनस्पतियों एवं जीवों और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग के द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। हेरिटेज इज हेरिटेज नहीं, यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद करने में गलती कर दिया, इसको धरोहर ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हेरिटेज भी कह सकते हैं। धरोहर is one of its kind museum in the country which not only displays the artifacts confiscated by the Indian customs but also the work done by the custom department while protecting the country's economic borders, its heritage, flora and fauna and society। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड वैक्सीन एनोवैक्स विकसित किया है। और यह सेंटर कहाँ है, कौन सा सेंटर ने यह विकसित किया है, हैदराबाद, पुणे, हरियाणा, भोपाल। तो यह जो है हरियाणा का सेंटर है, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनेक्स, नाम क्या है यह याद रखिएगा, ठीक है। किसने विकसित किया है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनेक्स, ICAR ने, ठीक। और कहाँ का सेंटर, हरियाणा का, याद रखना है आपको। यह जो है जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च नहीं किया है, कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। निर्माण किसने किया, हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने किया है। एनोकोवैक्स के बारे में बात करें तो जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है, ठीक है। और यह जो है डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट से बचाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऐसा कहा है। यह जो है कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है। और कुत्ते में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए CAN-CoV-2 एलिसा किट भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नाम क्या है, CAN-CoV-2 एलिसा किट। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के बारे में कौन सा कथन इनकरेक्ट है। तो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है। डेनमार्क जो है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद ब्रिटेन और फिनलैंड का स्थान आता है। और भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, बिल्कुल सही बात है, भारत ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, क्योंकि सारा कथन जो है इसमें गलत तथ्य वगैरह दिए हुए थे, तो भारत ने ऑफिशियली इसको खारिज कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा, क्योंकि A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि A और B दोनों गलत है, जबकि दोनों सही है, ठीक। तो ये D जो होगा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। बता ही दिया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 को खारिज कर दिया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। और पर्यावरण को लेकर जारी सूचकांक में भारत को 180 देशों के लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था, जबकि पर्यावरण पर अच्छा काम हो रहा है भारत में यार। सबसे नीचे कम से कम पाकिस्तान के नीचे तो नहीं हो सकता ना, तो सही बात है, खारिज करना चाहिए। भारत को जो है 18.9 स्कोर दिया गया, म्यांमार को 19.4, फिर वियतनाम को देख सकते हैं, पाकिस्तान को भी 24.6 पॉइंट मिला है, तो यह जो है गलत बात है। और चीन को 161वां स्थान दिया गया है 28.4 अंकों के साथ, ठीक है। और भारत को 180वां स्थान दिया गया, बहुत गलत बात है। डेनमार्क जो है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद ब्रिटेन और फिनलैंड का स्थान मिला है, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो यह नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने खारिज किया है। बाकी
एग्जाम का क्या भरोसा, कुछ भी पूछा सकता है, तो याद रखिएगा। व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव पहल के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की है? जयपुर, इंदौर, कोलकाता, अहमदाबाद। तो यह जो है शुरुआत जयपुर से की गई है। याद रखिएगा SMB साथी उत्सव यह किसका इनिशिएटिव है? व्हाट्सएप का इनिशिएटिव है और जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। और जयपुर में कहाँ से? तो जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार से इसकी शुरुआत की गई है। और पहल का उद्देश्य क्या है? तो छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभाल चुकी किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। इसमें क्या हो जाएगा? मिताली राज हो जाएगा। हाल ही में मिठू करके इनकी बायोग्राफी भी पर मूवी भी बनी है। झूलन गोस्वामी जो थी बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर थी, इनका खेल मैंने देखा हुआ है, आप लोग भी इनके बारे में पता करिएगा। और मिताली राज की बात करें तो 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने 1999 में खेला था और तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तान रही है। टोटल इन्होंने 12 टेस्ट मैच खेले हैं, 232 एक दिवसीय मैच खेले हैं और 89 T20 मैच इन्होंने खेले हैं। बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान दोनों को मिला करके ये है आंकड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन इन्होंने बनाए हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा। और रिकॉर्ड 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है। 201 दिवसीय मैच खेलने वाली भी इकलौती महिला क्रिकेट खिलाड़ी यह है, ठीक है, दुनिया की। आगे देख लेते हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत को किस देश से जोड़ने वाली पर्यटक रेलगाड़ी है? तो भारत गौरव किस देश से कनेक्ट करती है इंडिया को, यह पूछा गया है। भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। पाकिस्तान तो संभव ही नहीं है, यह जो है आपका नेपाल से जुड़ेगा, ठीक है, नेपाल से जुड़ेगा। आगे देख लेते हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ठीक, नेपाल से जोड़ने वाली यह पर्यटक गाड़ी है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से यह जो है शुरू हुआ, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और पहली बार जो है भारत और नेपाल एक पर्यटक रेलगाड़ी से जुड़ जाएंगे। रामायण सर्किट पर यह ट्रेन चलेगी, ठीक है। और पहली यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम और बहुत सारे अन्य जो है आपके लोकप्रिय स्थान जाएगी। साथ में जनकपुर नेपाल में धार्मिक स्थल जो है, जनकपुर जानते ही हैं, माँ सीता वहीं की थी, तो वहां तक यह जाएगा, ठीक है। IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों के रूप में ब्रांडेड और थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष जो रेलगाड़ी है वो चला रही है। तो इसको संचालन कौन कर रहा है? IRCTC कर रहा है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। चलिए IRCTC का फुल फॉर्म भी बता दिया मैंने। राष्ट्रीय वायु खेल नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से एयर स्पोर्ट्स शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयर स्पोर्ट्स नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी? गुब्बारा है, ड्रोन है, पतंग रेसिंग या फिर ग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग। इसमें पतंग थोड़ी शामिल होगा, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। पतंग रेसिंग इसमें नहीं है, बाकी सब है। बैलून भी है, बैलून मतलब हॉट एयर बैलून की बात हो रही है, ठीक है, वो आपका गुब्बारा वाला बैलून नहीं, ठीक, जो गैस वाला होता है। ये गर्म जो गुब्बारा होता है, हॉट गैस बैलून, उसकी बात हो रही है, ठीक। तो नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की शुरुआत की है और यह जो है आपका भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ और सुखद अस्थायी एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार हो सके 2030 तक, यह इसका लक्ष्य है। तो 2030 तक यह इकोसिस्टम तैयार करने का लक्ष्य याद रखिएगा। और अलग अलग स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी 11 खेलों की लिस्ट है। निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा और याद रखिएगा, याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, क्वेश्चन जो है ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति 10 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो यह जो है आपका पूर्व संप्रति का आयोजन जो है वो बांग्लादेश के साथ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ आयोजन किया गया है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के भाग के रूप में 5 जून से लेकर 16 जून 2022 तक, ठीक है। और बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और उद्देश्य क्या है? तो वही इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना और एक दूसरे का सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो डोगरा रेजिमेंट का बटालियन कर रहा है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, लाइफ मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? हु स्टार्टेड द लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट? अमेरिका, इंडिया, जापान, रशिया? तो इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की है। और यह लॉन्च जो है दुनिया भर के लोगों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से शुरू किया गया है। ठीक है, और यह जो है आपका लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत जो है वो की गई है। और इसकी घोषणा कब की थी नरेंद्र मोदी जी ने? तो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था, COP26 जो हुआ था, उस ग्लासगो में हुआ था, और उसी दौरान जो है इसकी पेशकश की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यह याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 26वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। ठीक, चलिए, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश से संबंधित है? जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका? तो यह हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा आंसर इसका, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, जर्मनी के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया, टॉप 500 जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका लिस्ट जारी किया गया जर्मनी के द्वारा, और उसका 59वां एडिशन था, जिसमें कि अमेरिका के फ्रंटियर को बताया गया कि इसने जापान के फुगाकू को पछाड़ कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनने का दर्जा हासिल कर लिया है। तो इससे पहले कौन था? फुगाकू था, जो कि जापान का था। ठीक है, अब पहले फुगाकू था, अब कौन बन गया है? फ्रंटियर बन गया। फुगाकू जापान का था, फ्रंटियर अमेरिका का है। ठीक है, यह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया है जिसने 1.1 एक्साफ्लॉप्स के लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर के साथ एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ दिया है। यह डीप कंप्यूटर का नॉलेज जिसको होगा वो समझा सकता है। मैं समझा भी दूंगा तो समझ में नहीं आया शायद, क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आया, तो बस याद रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी इतना डीप में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको कंप्यूटर में थोड़ी ना इमिटेक करना है और मास्टरी करनी है। 1 एक्सा फ्लॉप जो होता है वो 1000 पेटा फ्लॉप के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के किस सबसे पुराने युद्धपोत को 34 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया गया। किसको? वेस्टर्न फ्लीट का यह हिस्सा था। नाम क्या है उसका? गोकुल, गंगा, गोमती और गोदावरी? आंसर क्या हो जाएगा? गोमती हो जाएगा। 34 साल के बाद इसको रिटायर कर दिया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना युद्धपोत था INS गोमती। ठीक है, अब इसको एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। 16 अप्रैल 1988 को इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1988 को शामिल किया गया था। 28 मई 2022 को मुंबई के मझगांव नेवल डॉक यार्ड से इसको डीकमीशन किया गया है। इसने बहुत सारे नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था, जिसमें ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन पराक्रम है, इंद्रधनुष है, और बहुत सारा द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से कहाँ राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया है? तो चारों मंत्रालय ने मिलकर के किया है, या याद रखिएगा कौन कौन सा मंत्रालय शामिल है। उसके बाद भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर या जयपालपुर, कहाँ पर किया गया है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन? भुवनेश्वर में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 मंत्रालय इसमें शामिल है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मतलब विद्युत मंत्रालय हो गया, उसके बाद फिर आपका इस्पात मंत्रालय हो गया, खान मंत्रालय हो गया, और उसके बाद कोयला मंत्रालय हो गया। ठीक, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन का जो एम है वो कितना है? 100 मिलियन टन है। कब तक? 2030 तक। निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। और कुछ और आंकड़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। भारत के पास अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 3896 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधनों का विशाल भंडार है। ठीक है, भारत का जो भंडार है वह इसके संसाधनों का केवल 17% है, जो लगभग 656 मिलियन टन है, यह भी आपको याद रखना है। और भारत की हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2030 तक बढ़कर 11.7 मिलियन टन प्रति वर्ष होने की संभावना है, जो कि अभी कितनी है? 6.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े इंपॉर्टेंट है खनिजों से जुड़े हुए, जो कि मैंने आपको बताए हैं। PIB से लिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो है हमारा टॉप 50 क्वेश्चन था, पार्ट 2 था। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं चंद्रवर्धन,
फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सीरीज में, और 50 और करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग करेंगे। जनवरी से जून तक का हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट निश्चित तौर पर करते रहिएगा। कमेंट जितना ज्यादा आएगा ना, उतना तेजी में, उतना जल्दी मैं वीडियो अगला लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।